अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हम जो करने लगे वो हमने देखने तो मीडिएटर जो मास्ट सेल रिलीज़ करते हैं वो कौन कौन से मीडिएटर्स होते हैं, उनका क्या स्पेसिफिकली फंक्शन होता है। जो मीडिएटर यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इज़ हिस्टामिन। हिस्टामिन ये जो मीडिएटर्स है ना, ये आप लोग इन्फ्लेमेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ कर आए हो, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, बस एक दो लाइनें करनी है। हिस्टामिन हमारे पास, हमें ये तो पता है कि प्री फॉर्म्ड स्टेट में प्रेजेंट होता है ये, ठीक है, और ये फ़ौरन से रिलीज़ करते रहता है। तो जो इमीडिएट फेज हमने पढ़ा था मीडिएटर रिलीज़ होने का, उसी में ये रिलीज़ हो जाता है। ये वेसोडाइलेशन कराता है, परमीबिलिटी इंक्रीज़ करा देता है और स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन कराता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम एंटी हिस्टामिनिक ड्रग दें तो वो हिस्टामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं, तो अफेक्टिव होती हैं। जो एलर्जिक रिनाइटिस वगैरह हुआ हो उसके लिए इफेक्टिव होती हैं, क्योंकि क्लिनिकली ये एलर्जिक रिनाइटिस, हे फीवर, यूटिकारिया, एंजियोडीमा वगैरह काज कर देता है, ठीक है। तो आपने याद रखने रिनाइटिस, एंजियोडीमा और यूट्रिकेरिया वगैरह ये कॉज कर देता है। उसके बाद आगे जो हमारे पास स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफिलैक्सिस, इसमें आ जाते हैं हमारे ल्यूकोट्राइन्स। तो ल्यूकोट्राइन्स प्री फॉर्म्ड तो नहीं होते, इनको तो वो वाला जो पाथवे था नहीं लिपोक्सिजिनेस पाथवे, उसके जरिए इसको आर्किडोनिक एसिड से बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये लेट फेज में रिलीज़ होते हैं, ठीक है। और ल्यूकोट्राइन करते क्या हैं, ये हमारे पास ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन करवा देते हैं अस्थमा की मेनली। वैसे तो ये हमारे पास वहाँ पर वैसोडाइलेशन वगैरह भी करा देंगे, लेकिन वास्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज़ कराते हैं। वैसोडाइलेशन नहीं कराते बल्कि वास्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज़ कराते हैं और स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन कराते हैं। स्पेसिफिकली किन स्मूथ मसल की, जो हमारे ब्रोंकाई में है, तो ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं एस्थमा की, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास क्या होता है कि जब हम एंटी हिस्टामिनिक ड्रग देते हैं तो एस्थमा रिलीव नहीं होता। रिनाइटिस वगैरह तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन एस्थमा रिलीव नहीं होता, क्योंकि एस्थमा में मेनली रोल कौन प्ले कर रहा है, ये वाले ल्यूकोट्राइन, स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो और वहाँ पे मीडिएटर रिलीज होता है वो इओसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर है। अब इसने क्या करना है, इसने इओसिनोफिल को यहाँ पर बुलाना है, इओसिनोफिल को रिक्रूट कराना है, यहाँ पर बुलाना है जहाँ पर इस वक्त एलर्जी हो रही है। अच्छा, अब इओसिनोफिल जब आएंगे हमारे पास तो वो क्या रिलीज़ करेंगे, हिस्टामिनेज और एराइल सल्फाटेज रिलीज़ करेंगे। याद रखना, इस हिस्टामिनेज और एराइल सल्फाटेज ब्रेक डाउन कर देगा, और एराइल सल्फाटेज क्या कर देगा, ये जो स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ऑफ एनाफिलैक्सिस रिलीज होती है इनके ब्रेक डाउन कर देगा। यानी ये जो मीडिएटर एलर्जी करा रहे थे ये उन मीडिएटर्स को ख़त्म करेगा, उनको उनके ब्रेक डाउन करेगा। इसीलिए टाइप 1 रिस्पॉन्स की सिविरिटी डिक्रीज़ करता है, ठीक है। जो सीवियर किस्म के रिएक्शन होते हैं उनकी सिविरिटी डिक्रीज़ करता है। इसके अलावा इसमें फिर कुछ साइटोटॉक्सिक प्रोटीन भी रिलीज़ करता है, वो साइटोटॉक्सिक प्रोटीन टिश्यू वगैरह को डैमेज कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद आगे जी सीरोटोनिन। सीरोटोनिन हमारे पास प्री फॉर्म्ड ही होता है, जिस तरह से हिस्टामिन प्री फॉर्म्ड होता है वैसे सीरोटोनिन भी प्री फॉर्म्ड पड़ा होता है मास्ट सेल में और ब्लड प्लेट सेल में। जब ये रिलीज़ होता है तो ये कैपिलरी की डायलेशन कराता है, वास्कुलर परमेबिलिटी भी इंक्रीज़ कराता है और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कराता है। तो तकरीबन हिस्टामिन वाले ही फंक्शन है। प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन ये हमारे पास आर्किडोनिक एसिड से बनाए जाते हैं साइक्लोक्सिनेस पाथवे के जरिए। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो डायलेशन करा दी, परमेबिलिटी इंक्रीज़ करा दी और ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन करा दी। और थ्रोम्बोक्सिन का मेनली हमने याद रखना होता है कि ये प्लेटलेट्स को एग्रीगेट कराते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने प्रोस्टाग्लैंडिन का ज़्यादा नहीं बताया, अगर आप इन्फॉर्मेशन वाला चैप्टर देखो तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि पेन में भी थोड़ा बहुत रोल प्ले करते हैं। ये जो है वो कीमोट्रैक्टिन भी हैं, तो ये सारा वहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो एक दो चीज़ें लिखी हैं। अगर आपको पेपर में यहाँ पर मीडिएटर्स आ रहा था तो आपने सिर्फ ये एक दो चीज़ें ही लिखनी होती हैं, ठीक है। आगे जो हमारे पास प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ये फोस्फोलिपिड है, ये मास्ट सेल से रिलीज होता है, इसने ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन करा देनी है और वैस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करा देना है, ठीक है। उसके बाद आगे जी साइटोकाइन। साइटोकाइन हमारे पास वहाँ पे क्यों रिलीज़ हो रहे हैं, साइटोकाइन रिलीज़ इसलिए हो रहे हैं ताकि वो इनेट सेल्स को वहाँ पर बुला सकें, रिक्रूटमेंट करा सकें, ठीक है, और फंक्शन एम्पलीफाई हो सके। अच्छा, साइटोकाइन्स ना मैंने यहाँ पर लिख दी है, वहाँ पर उन्होंने बड़े ना मिक्स करके लिखे हुए हैं तो मुश्किल होता है याद करना, आप इस तरह से लिख लें। अब हमने ना अभी जब हम हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शन पढ़े थे तो हमने देखा था कि टी फोलिकुलर हेल्पर सेल जो है ना वो इंटरल्यूकिन 4 बनाता है, और ये इंटरल्यूकिन 4 क्या करता था, बी सेल की स्विचिंग करा देता था। स्विचिंग का क्या मतलब है कि बी सेल पहले जो IgM बना रहे थे उनको स्विच करा देता था कि अब आप IgE बनाओ, ठीक है। तो ये IgE बनाना शुरू कर देते थे। ये होता था जब प्राइमरी रिस्पॉन्स आ रहा होता था, फिर ये IgE जाके मैस्ट सेल के साथ अटैच हो जाता था, फिर जब सेकेंडरी एंटीजन इंटर करता था तो फिर वो सारा डीग्रेनुलेशन का प्रोसेस होता था। उसके अलावा टी हेल्पर सेल के कुछ साइटोकाइन बताए हैं। टी हेल्पर सेल इंटरल्यूकिन 4 और 13 बनाते हैं। ये 4 और 13 क्या करता है, मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करता है, मैक्रोफेजेस को रिक्रूट कराता है, फिर मैक्रोफेजेस ने आके फिब्रोसिस और रीमॉडलिंग वगैरह यानी हीलिंग में जो रोल प्ले करना था। अच्छा, अब अगर आप इन्फ्लेमेशन वाला चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो आप लोगों को पता होगा कि ये 4 और 13 से जो मैक्रोफेजेस आई हैं सिर्फ हीलिंग ही कराएंगे। जो मैक्रोफेजेस इन्फ्लेमेशन कराते हैं वो इंटरफ्यून गैमा से एक्टिवेट होते हैं। ये क्लासिकल पाथवे, अल्टरनेटिव पाथवे सारा हमने पढ़ा है वहाँ पर। उसके बाद टी हेल्पर सेल का जो इंटरल्यूकिन 13 है वो इओसिनोफिल को भी रिक्रूट कराता है, और जो 9 है वो मैस्ट सेल को एक्टिवेट कराता है कि ज़्यादा से ज़्यादा साइटोकाइन्स बनाओ। तो ये हमारे पास साइटोकाइन्स हो गए। उसके बाद यहाँ पर बुक में उसने एनाफिलैक्टोइड रिएक्शन का बताया है। उसने कहा कि एनाफिलैक्टिक रिएक्शन को एनाफिलैक्टोइड रिएक्शन के साथ मिक्स नहीं करना। एनाफिलैक्टिक में क्या हो रहा है, हमने देखा कि हमारे पास IgE है, वो जब कॉम्प्लेक्स बनाती है एंटीजन के साथ तो मास्ट सेल से मीडिएटर रिलीज होते हैं, मीडिएटर एलर्जी कराते हैं। लेकिन एनाफिलैक्टोइड रिएक्शन से क्या होता है कि हमारे पास जो
IgE का कोई रोल ही नहीं होता, IgE मीडिएटेड ये नहीं होता। इसमें फिर क्या होता है, इसमें ये होता है कि द इंसाइटिंग एजेंट यूजली ड्रग या आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया वो डायरेक्टली मास्ट सेल को इंड्यूस कर देते हैं। जो भी कोई मीडिया है, जो भी कोई एलर्जन है या जो भी कोई सब्सटेंस है, वो डायरेक्टली मास्ट सेल को इंड्यूस कर देगी और मास्ट सेल क्या कर देंगे, अपने मीडिएटर रिलीज कर देंगे। IgE का अंदर कोई रोल नहीं होता। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन तो एनाफिलेक्टॉइड रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, तो आपने याद रखना है कि एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में IgE की मदद से मास्ट सेल को एक्टिवेट किया जाता है और एनाफिलेक्टॉइड में डायरेक्टली। एटोपी क्या है कि अब कुछ ऐसे होते हैं लोग, उनमें ये होता है कि उनमें उनके जीन्स में या उनके इम्यून सिस्टम में कोई ऐसा मसला होता है कि वो प्री डिस्पोज हुए होते हैं पहले से ही, मतलब उनमें चांसेस होते हैं एलर्जी होने के, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आम लोगों की निस्बत ज़्यादा चांसेस हैं इनमें कि इनमें एलर्जी हो। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये प्री डिस्पोज हो चुके हैं। अब कहते हैं कि बहुत से जो डिसऑर्डर होते हैं, कुछ लोगों को हे फीवर होता है, कुछ को एस्मा होता है, यूटिकेरिया, इम्यूनल हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, उनमें ना दो चीज़ें रोल प्ले करी होती है। इन्वायरमेंटल ट्रिगर तो होता ही है, लेकिन उनमें फेमिलियल प्रीडिस्पोजिशन भी होती है। अब फेमिलियल प्रीडिस्पोजिशन क्यों है, उनके इम्यून सिस्टम में ऐसा क्या मसला है? 3 से 4 उसमें यहाँ पर एग्जाम्पल्स नहीं है। एक तो ये हो सकता है कि उनमें जो बैरियर होते हैं उनमें डिसफंक्शन हो गई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एंटीजन एक्सपोजर हो रहा है। मतलब अब मैं एक नॉर्मल पर्सन और एक ऐसा पर्सन जो जेनेटिकली या फीमेलियल प्रीडिस्पोज है एलर्जी के लिए, वो दोनों बैठे हुए हैं, वहाँ पर कोई एलर्जन आया यानी पोलन्स आए हैं। अब जो नॉर्मल पर्सन है उसका बैरियर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उसके जो भी बैरियर है, बैरियर में क्या रहता है, जैसे हमारी स्किन आ जाती है, उसके बाद हमारा जो है वो टिश्यू माइक्रोफेजेस वगैरह आ जाते हैं, हमारा स्टमक का एसिड आ जाता है। इस तरह के जितने भी बैरियर बहुत अच्छे से एक्ट करें तो पोलन्स या ये जो एंटीजन्स हैं ये बहुत कम पहुंचते हैं उसकी बॉडी तक। लेकिन जो पर्सन फेमिलियली प्रीडिस्पोज है उसके बैरियर में डिसफंक्शन होगा तो वो बहुत ज़्यादा एंटीजन उस तक पहुँचेंगे। एक तो ये मसला हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि उसके जो डेंड्राइटिक सेल हैं वो बड़े जो हैं वो तेज़ हो गए हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा एंटीजन पकड़ के प्रेजेंट करते जा रहे हैं, अपना फंक्शन उन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिया। अब जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफेजेस वगैरह, जब वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं फिर वो उसको प्रेजेंट करते हैं। तब डेंड्राइटिक सेल जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट करा तो इम्यून रिएक्शन खुद ही तेज़ हो जाएगा। टी सेल की डिसरेगुलेशन हो सकती है कि टी सेल जो है इंटरल्यूकिन 4 बहुत ज़्यादा बनाना शुरू हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से IgE सिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि मैं बता IgE सिंथेसिस में इंटरल्यूकिन 4 का रोल था। उसके बाद ये भी हो सकता है कि जो ऑर्गन्स हैं उनकी सेंसिटिविटी बड़ी इंक्रीज़ हो गई है मीडिएटर्स के लिए। सब कुछ नॉर्मल हो रहा था, लेकिन जब मीडिएटर रिलीज हुए मैस्ट सेल से तो वो ऑर्गन बड़े ज़्यादा सेंसिटिव हो गए मीडिएटर्स के लिए। मतलब अगर जैसे हमारे ब्रोंकाई हैं तो बहुत ज़्यादा ही कंस्ट्रिक्ट कर गए, ठीक है, और एडिमा बहुत ज़्यादा ही हो गया। तो इस तरह से अब एटोपी में होना क्या है, जो भी मसला हो एट द एंड होना ये होता है कि IgE का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और जो TH2 हेल्पर सेल है उनके नंबर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसकी वजह से एटोपिक रिएक्शन की पैथोजेनेसिस में इनका बड़ा ज़्यादा रोल है, TH2 सेल्स के, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइटोकाइंस बना रहे थे। तो ये आपने याद रखना है एटोपी का। अच्छा, फिर इसी टॉपिक में नीचे एक पैराग्राफ है जिसमें उन्होंने बताया हुआ है हाइजीन हाइपोथेसिस। ये भी हम देख लेते हैं हाइजीन हाइपोथेसिस क्या था। इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जब जो लोग होते हैं, जब उनका अभी इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा होता है, मतलब बच्चों में, तो अगर उनका माइक्रोब के साथ एक्सपोजर होता रहे, बैक्टीरिया के साथ, वायरस के साथ एक्सपोजर होता रहे, तो बहुत सारी एटोपिक डिजीज़ से बच जाएंगे, ऑटो इम्यून डिजीज़ से बच जाएंगे, एटोपिक डिजीज़ से बच जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो माइक्रोब होते हैं ना, वायरस, बैक्टीरिया वगैरह, ये को इवॉल्व हुए हैं हमारे साथ, इसीलिए हमारे इम्यून सिस्टम को शेप करने में हेल्प आउट करते हैं। अगर इम्यून सिस्टम की डेवलपमेंट के दौरान या बच्चों में इनका एक्सपोजर होता जाए तो हमारे पास हमारा इम्यून सिस्टम बड़ा अच्छा से डेवलप होता है। जब वो अच्छे से डेवलप होता है तो एटोपिक डिजीज़ भी नहीं होती, क्योंकि एटोपिक डिजीज़ क्यों हो रही थी, इम्यून सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, इसीलिए हो रही थी, और ऑटो इम्यून डिजीज़ भी तो इसीलिए होती हैं। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ और एटोपिक डिजीज़ के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमने देखा कि हमारे पास जो है दुनिया से हमने मतलब हम ऐसी वैक्सीन वगैरह या ऐसी ड्रग्स वगैरह या इस तरह की हम केयर कर रहे होते हैं कि बच्चों का बहुत कम एक्सपोजर हो पाता है ऐसे माइक्रोब से, इसीलिए इम्यून डिसरेगुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है और ये जो ऑटोइम्यून डिजीज़ वगैरह इनके चांसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। अच्छा, अब कोई पर्सन यूटोपिक है, मतलब कि उसके इम्यून सिस्टम में कोई इस तरह का मसला है कि जब उसे थोड़ा सा ही एलर्जन मिलेगा तो बहुत हाइपर सेंसिटिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रिएक्शन शो करेगा। तो अब वो पर्सन यूटोपिक है, अब उसको किस किस चीज़ से हाइपर सेंसिटिविटी शो कर सकते हैं। इन्वायरमेंट में कोई भी टिपिकली जो सब्सटेंस पाया जाता है, जैसे पॉलिन से या प्लांट डस्ट से, ठीक है, इस तरह से चीज़ों से। उसके अलावा फूड्स में शेलफिश से, एग से, नट से वो हो सकता है। और वो कह रहे हैं कि यही एलर्जन वगैरह, यही सब्सटेंसेस जब किसी नॉन एटोपिक पर्सन के पास जाएंगी तो कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो नॉन एटोपिक है, उसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल ठीक से डेवलप हुआ है। लेकिन यही सब्सटेंस जब किसी एटोपिक पर्सन के पास जाएंगी तो बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का रिएक्शन हो जाएगा। आगे जो चीज़ हमने देखनी है दैट इज ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी। जब आप लोग कीमो फार्मा पढ़ते हो तो पेंसिलिन में भी आप लोग देखते हो कि पेंसिलिन में उन्होंने साइड इफेक्ट्स में लिखा होता है कि भी हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, एलर्जिक रिएक्शन इंड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ बता रहा है कि इसमें क्या होता है कि जी ड्रग्स जो हैं वो हाइपर सेंसिटिविटी कॉज कर देती हैं।
अच्छा, ये जो ड्रग हम इंड्यूस करते हैं ना, ये डायरेक्टली एंटीबॉडी नहीं बनवाती, होता कुछ नहीं कि ये ड्रग है, इसका मेटाबॉलिज्म हुआ है। जब मेटाबॉलिज्म हुआ, इसका कोई मेटाबॉलाइट बना और मेटाबॉलाइट जाकर किसी प्रोटीन के साथ बाइंड कर गया और हेप्टन के तौर पर एक्ट करता है। हेप्टन का पता है आप लोगों को? हेप्टन एंटीजन वो होता है ना जो एंटीबॉडी इंड्यूस कराए, लेकिन हेप्टन ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो खुद एंटीबॉडी इंड्यूस नहीं करा सकता, लेकिन जब वो किसी प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड के साथ बाइंड करेगा बॉडी में जाकर, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना शुरू कर जाती हैं, तो वो कहते हैं हेप्टन। अब ये जो इसका मेटाबॉलाइट है प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा और इनके अगेंस्ट बनना शुरू हो जाएंगे एंटीबॉडीज, तो ये हेप्टन के तौर पर एक्ट करेगा। अब ये एंटीबॉडीज IgE बनती जा रही है और बॉडी में जमा होती जा रही है। अब जब कभी दोबारा वो ड्रग ली जाएगी, जैसे पेनिसिलिन है, वो दोबारा कभी ड्रग ली जाएगी, तो वो IgE जो है वो उस ड्रग के अगेंस्ट एक्ट करेगी, तो स्वेयर किस्म का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे तो डिसेंसिटाइजेशन। डिसेंसिटाइजेशन में क्या होता है कि अब कोई पर्सन किसी चीज़ के लिए सेंसिटाइज है, किसी स्टिमुलस के लिए, कि जैसे वो स्टिमुलस उसको मिलता है, जैसे कुछ लोग पोलन के लिए एनर्जन होते हैं, तो जैसे ही पोलेंस का मौसम आता है, हवा में पोलेंस ज़्यादा होते हैं, तो वो लोगों में इतना स्वेयर किस्म का रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, तो वो उसके लिए सेंसिटाइज होते हैं। अब किसी पर्सन को हम डिसेंसिटाइज कैसे कर सकते हैं? इसको एक्यूट डिसेंसिटाइजेशन भी की जा सकती है, क्रोनिक डिसेंसिटाइजेशन। एक्यूट में क्या किया जाता है कि बहुत स्मॉल अमाउंट जो है वो उस एंटीजन की, जिस एंटीजन के लिए वो पर्सन सेंसिटाइज है, उस एंटीजन की स्मॉल अमाउंट एडमिनिस्टर की जाती है 15 मिनट्स के इंटरवल पे, मतलब 15 मिनट पहले लिया, फिर 15 मिनट बाद लिया, थोड़ी थोड़ी अमाउंट उसकी दी जाती है। ठीक है, अब इस पर क्या होता है कि जैसे जैसे वो एंटीजन अंदर जाता है तो एंटीजन IgE के कॉम्प्लेक्सेस बनते रहते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े बन रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा एंटीजन हम दे रहे हैं। तो जब ये थोड़े थोड़े कॉम्प्लेक्स बनते रहते हैं तो थोड़ा बहुत मीडिएटर भी रिलीज होता रहता है, लेकिन ये मीडिएटर ज़्यादा नहीं होता क्योंकि थोड़ा सा ही एंटीजन गया था और छोटे कॉम्प्लेक्स बने थे। ठीक है, स्मॉल स्केल पे कॉम्प्लेक्स बने थे, तो स्मॉल स्केल पे इमीडिएटर रिलीज होते जाएंगे। इससे हमारे पास क्या होगा कि अगर अब हम ड्रग दे रहे हैं या प्रोटीन दे रहे हैं, हाइपर सेंसिटिव पर्सन को हम देते जा रहे हैं, लेकिन रिएक्शन नहीं हो रहा, हम तो दे तो वही एंटीजन रहे हैं ना जिसके लिए वो सेंसिटाइज था, लेकिन रिएक्शन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि एक तो हम इंटरवल्स पे दे रहे हैं, दूसरा हम स्मॉल अमाउंट में दे रहे हैं, तो उसको कहते हैं एक्यूट डिसेंसिटाइजेशन। ठीक है, लेकिन एनपीएस ने ये बताया कि एक्यूट का ये होता है कि जब एक दफ़ा आप ड्रग देनी बंद कर दो और ड्रग बॉडी से क्लियर हो जाए तो देन अगेन हाइपर सेंसिटिव स्टेट वापस आ जाती है। क्रोनिक डिसेंसिटाइजेशन में आप क्या करते हो? आप वीकली एडमिनिस्टर करते हो, वहाँ पे आप 15 मिनट के इंटरवल पे देते हैं, यहाँ पे आप वीकली एडमिनिस्टर करोगे एंटीजन, वो वाला एंटीजन एडमिनिस्टर करोगे जिसके लिए पर्सन हाइपर सेंसिटिव है। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि IgA और IgG ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगी, विच कैन प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ एंटीजन टू द स्पेसिफिक IgE ऑन द मैस सेल सरफेस, आप प्रिवेंट रिएक्शन। अच्छा, होता कुछ हुआ है कि जब एंटीजन आप एडमिनिस्टर करते जा रहे हो ना, तो IgA और IgG एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से IgE एंटीबॉडीज़ कम होती हैं। जब IgE कम होती है तो मास्ट सेल के साथ कम बाइंड करेंगी, जिसकी वजह से हमारे पास रिएक्शन खुद ब खुद कम हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं जी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी।